हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास पढ़ लिया। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम्स लॉ। उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं ये चार्ज कितने तरीके का होता है। मैं अब वो चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं यहाँ चार्ज की बात कर रहा हूँ जो कूलॉम्स लॉ में एप्लीकेबल होगा और जो कूलॉम्स लॉ में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, चार्ज दो तरीके का है, डिस्क्रीट, इसी को पॉइंट चार्ज कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, मतलब छोटा सा चार्ज है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और दूसरा यहाँ रखा है। जब दो पॉइंट चार्जेस एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं, एक दूरी पे रखे होते हैं, तो ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत इनका वॉल्यूम कम है, बहुत छोटे से हैं साइज में और बहुत दूरी पे रखे हैं एक दूसरे से, तो ये वाले क्या कहलाते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग, डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग, और या फिर पॉइंट चार्जेस, बात वही है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार हो। ये लो, ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये वायर ले लिया, इस वायर में ब्लैकिश पार्ट ये लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है यहाँ पे ब्लैक है फिर यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है, लगातार है। तो ये ऐसे ही जब चार्ज, इस ब्लैकिश पार्ट को आप चार्ज मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये लगातार क्या चल रहा है? चार्ज, कॉन्टिन्यूअस है। ये स्क्रीन एरिया में, ये लीनियर में था, लाइन में। अभी मैं इसको बताऊंगा, तीन तरीके का होता है। ये लाइन में, ये लाइन में था। अब ये हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन देखिए, ये लगातार स्क्रीन एरिया है, ये ब्लैकिश पार्ट जो स्क्रीन है इसका ब्लैकिश पार्ट, तो ये एरिया में चार्ज लगातार है। ऐसा नहीं कि यहाँ है फिर वाइट आ गया फिर ब्लू आ गया, सब ब्लैकिश पार्ट है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर ये जो पानी अगर हम भर दें इसके अंदर, इस वेसल के अंदर, तो इसके पानी काय में आएगा? वॉल्यूम। ऐसे ही चार्ज जब हम इसके अंदर भर दें तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा पानी यहाँ पे है फिर थोड़ी दूर छोड़ के यहाँ पे है फिर थोड़ी दूर छोड़ के यहाँ पे है, लगातार होगा, तो इसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम में। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज जो है तीन तरीके का हो सकता है। एक लीनियर, ये मैं थोड़ा सा मोटा बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये लीनियर चार्ज लगातार है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, ये वायर में ब्लैकिश पार्ट, एक लाइन में एक पतले से वायर में ब्लैकिश पार्ट, एक चार्ज मान लीजिए लगातार है, कॉन्टिन्यूअस, ब्रेक नहीं हुआ है ब्लैकिश पार्ट, तो ये हो गया लीनियर चार्ज। ये क्या हो गया? लीनियर चार्ज। फिर मैंने अभी बनाया सरफेस, मोबाइल की स्क्रीन पे जो बनाया था, मानिए वो भी लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है, ये सब जगह है, ये मत समझिएगा ब्रेक, ये तो एक एग्जाम्पल पे मैं दिखा रहा हूँ। ये या कोई भी हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे है, जो वॉल्यूम में हो जाएगा, इसको हटा दो, तुम कहोगे सरफेस नहीं दिख रहा। ये सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे गेंद है, बॉल है, बॉल की सरफेस, बॉल को गीला कर दो तो गीलापन उसके ऊपर ही तो आएगा, पूरी पूरी सरफेस पे बॉल के, तो वो सरफेस। या फिर एक पेज लें हम, कोई सा भी पेज, पेपर ले लिया, ये पेपर ले लिया और इसको हमने पानी में कर दिया, पानी को चार्ज मानिए तो इसकी सरफेस पे ही तो आ जाएगा, तो वो दो तरीके का हो गया सरफेस चार्ज। तो ये वाला कौन सा हो गया? सेकंड वन, सरफेस चार्ज। तीसरा वॉल्यूम, मैंने बताया इसमें पानी भर दें
तो लगातार कॉन्टिन्यूसली भरा होगा ना, ऐसा तो नहीं यहाँ पे भरा है फिर यहाँ नहीं, फिर यहाँ भरा है यहाँ नहीं, कॉन्टिन्यूसली। लेकिन ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को जो मैंने अभी पीछे यहाँ बना दिया था मैंने वॉल्यूम का, वो ये इसके अंदर भरा होगा वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम में। तो ये कौन सा हो गया? वॉल्यूम चार्ज। तो 3 तरीके के चार्ज हो गए, कॉन्टिन्यूअस, लीनियर जब लाइन में हो, सरफेस जब सरफेस पर हो पूरे एरिया में, और वॉल्यूम तो मैंने बताया जब इसके अंदर भरा हो किसी भी चीज़ के वॉल्यूम में चार्ज हो। तो 3 तरीके के चार्ज हो गए, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। ये तीनों ही क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलते हैं। और वहीं डिस्क्रीट जो होता है वो पॉइंट चार्ज होते हैं, बहुत चार्ज होता है, पॉइंट शेप में होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, और बहुत दूरी पे होते हैं, तो डिस्क्रीट चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो जो हमारा कूलॉम्स लॉ है वो डिस्क्रीट लॉ को फॉलो करता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस और एट रेस्ट। रेस्ट में तो होना ही चाहिए भैया, कल से बता रहा हूं, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले दिन से बता रहा हूं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रुका हो। जब चार्ज रुका हो, और वो भी कौन सा वाला चार्ज? कॉन्टिन्यूअस वाला नहीं, पॉइंट चार्ज, तब वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा? कूलॉम्स लॉ पे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कूलॉम्स लॉ। जब कोई पॉइंट चार्जेस यानी डिस्क्रीट चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तब उनके बीच कौन सा लॉ लगता है? कूलॉम्स लॉ। कॉन्टिन्यूअस चार्जेस पे नहीं लगता है। अब कोई कहे सर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, अब हम कूलॉम्स लॉ लगाना चाहते हैं, तब क्या करना चाहिए? तब देखते हैं। इसको अब मैं रब कर दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। हमें इसके पॉइंट चार्ज निकालना है। पहले लीनियर की बात कर लें। तो पहले होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये इतना बड़ा है, मान के चलिए 20 मीटर लंबा तार था और हमें पॉइंट शेप में चाहिए बहुत छोटा, तो 20 मीटर लंबे चार्ज पे 40 कूलॉम का चार्ज था। 20 मीटर लंबे तार पे 40 कूलॉम का चार्ज था, तो 1 मीटर पे निकाल लो 40/20, 2 कूलॉम पर मीटर। भाई ये कूलॉम है, मीटर कहाँ जाएगा? यहाँ। 1 मीटर लंबे वायर पर कितना हो जाएगा? 4 कूलॉम पर 2 कूलॉम पर मीटर। 20 से काटेंगे, 2 कूलॉम पर मीटर। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो हमने पॉइंट शेप में, जो लीनियर था, इतना बड़ा था, और हमने कहा कूलॉम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस पे, डिस्क्रीट चार्जेस पे। तो हमने इतने बड़े को छोटे में बदल लिया। अरे भाई एक तरीका समझो, 20 लोगों पे 40 रुपए है, 20 लोग लगातार खड़े हैं, 20 लोग कॉन्टिन्यूस हो गया ना, ये 40 रुपए। तो एक जने पे कितना आया? एक जने पे 2 रुपये तो आया। 20 लोगों पे 40 रुपए है, तो हर एक इंसान पे कितने कितने रुपए? 2 रुपए, तभी तो 20 लोगों में मिलकर 40 हुए। और हमें इस कॉन्टिन्यूस को, जो 20 लोग लगातार खड़े हैं, इसे डिस्क्रीट बनाना नहीं, एक बना देना पॉइंट चार्ज। तो हम 1 पे निकाल लिया। 40 लोगों पे 20 लोगों पे 40 रुपए थे, तो 1 लोगों पे कितना हो गया? 20 रुपीज़, 2 रुपीज़। 20 लोगों पे 40 रुपए थे, तो 1 पे कितना आ गया? 2 रुपीज़। तो वो 1 ही तो डिस्क्रीट हो गया। हमें डिस्क्रीट ही तो निकालना था। ये क्या था? कॉन्टिन्यूस था, हमने 1 पे निकाल दिया। 1 पे, 1 का मतलब पॉइंट चार्ज पे कितना चार्ज होगा। तो इसीलिए इसे लैम्डा से दिखाते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो भी चार्ज हो Q पूरे पे हो, उसे लेंथ से डिवाइड कर दो, तो वो 1 पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ये वाली चीज़ कूलॉम पर मीटर। ये कब एप्लीकेबल होगी? जब लीनियर चार्ज हो, कॉन्टिन्यूस। अब दूसरा आ जाइए, इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही लीनियर चार्ज की जगह अब आ जाओ सरफेस। ये पूरे एरिया में है और हमें एक छोटा सा एरिया निकालना, पॉइंट चार्ज डिस्क्रीट बनाना है। जब पॉइंट चार्ज, तो हम लीनियर चार्ज को क्या कर लेंगे?
अब लीनियर चार्ज की जगह अब सरफेस में है तो क्या ले लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे दिखाते हैं रो से, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर उसे लेंथ से डिवाइड की क्योंकि इसमें लेंथ होगा इस वायर में, तो पर लेंथ निकाल के इसे डिस्क्रीट बना लिया, छोटा सा बना लिया। इसको पूरे को हमें एरिया छोटा सा बनाना है, पॉइंट चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तब ये जो निकल के आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये डिस्क्रीट की तरह काम करने लगेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। हमने इस पूरे का जो कॉन्टिन्यूस एरिया था इसका हमने छोटा सा पार्ट यहाँ निकाल लिया, उस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में हो, पूरे वॉल्यूम में हमें छोटा सा निकालना है, डिस्क्रीट बनाना है उस पूरे को, तो हमें उसको छोटा सा यानी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करा, उसे रो से दिखाते हैं। आपकी बार किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, वॉल्यूम से। तो यहाँ वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। समझ में आया। कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, डिस्क्रीट चार्जेस जो होते हैं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस हम पे चार्ज हो तो उस वहाँ पे कूलाम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, अगर सरफेस में चार्ज कॉन्टिन्यूस हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और अगर वॉल्यूम में कॉन्टिन्यूस चार्ज हो तो उसे डिस्क्रीट बनाने के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम आगे इसका सवाल भी करेंगे और इसको और डीपली समझेंगे भी। अब आ जाइए साहब कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ में क्या कहा, डिस्क्रीट के लिए है। कूलाम्स क्या कहते हैं, दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2। एक लिए डिस्क्रीट है, पॉइंट चार्ज है। कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, R डिस्टेंस पे रखे हैं। कितनी डिस्टेंस पे, R। तो इन दोनों पे एक फोर्स वर्क करेगा, दोनों पे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अभी हल्के हल्के समझिए, तब मैं बता दूंगा क्या। तो पहले फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड पे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन अभी बात कर लेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो फोर्स, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स F12 से हमने डिनोट कर लिया। अभी मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, वेक्टर लगाते ही मैं डायरेक्शन की भी बात करूंगा, ठीक है। या अब ये इस पे लगा रहा होगा तो कैसे लगेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इज दैट क्लियर। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 इस पे फोर्स लगाएगा। कूलाम्स ने बताया जब दो डिस्क्रीट चार्जेस यानी पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं तो पहला वाला दूसरे पे फोर्स लगाता है, दूसरा वाला पहले पे। डायरेक्शन अभी बात कर लेंगे। तो ये वाला डिनोट कर रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, यानी ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, अभी मान के चल रहे हैं तो हम लोग प्लस के हैं, मैं अभी समझा दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो दूसरा वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, मैं समझा दूंगा, आप परेशान नहीं होइए। और ये वाला इस पे इधर की तरफ लगा रहा है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, फर्स्ट चार्ज वो इधर लगा रहा है। तो उन्होंने कहा ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी F12 जितना होगा वो F21 होगा। जितना ये वाला चार्ज जो B पे रखा था, इस वाले चार्ज को जितना फोर्स से इधर कर रहा होगा, रिपेल या अट्रैक्ट, वो अलग बात है, उतने ही से
ये वाला इस वाले को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इक्वल अमाउंट से। फोर्स की जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो इक्वल होगा। तो हम इस फोर्स की वैल्यू उन्होंने बताया, सपोज करो F है, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है 10 से, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है 10 से, तो उस 10 मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान लिया? F। तो उन्होंने बताया F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, यानी जो फोर्स इन दोनों पे लग रहा होगा, जो फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा है या ये वाला इस पे, वो दोनों इक्वल होगा। माना वो कितना होगा? फोर्स F। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 को, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस पे प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट में चार्जेस होगा, उतना ही ज़्यादा इनके बीच क्या लगेगा? फोर्स। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा फोर्स, ये वाला फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनके बीच की, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो सामने लिख दी जाती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो 1 करके। तो उन्होंने कहा कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली का मतलब है जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, यानी जब दोनों चार्जेस के अमाउंट बढ़ेगा, चार्जेस का अमाउंट, तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, दोनों की मल्टीप्लाई, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ। इतना लिख लिया होगा, ये तो समझ में आया, फोर्स ऑन 1। इसको रब कर दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आया फोर्स, दोनों इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Q1 Q2 के। इन्वर्सली 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर कितना, फोर्स के सामने कितना लिखा है? Q1 Q2, 1 अपॉन करके r स्क्वायर, तो 1 अपॉन। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो फोर्स ही आ गया। जब जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट, ये जो है फोर्स, यहाँ कांस्टेंट लग गया 1/4πε0 k। ये एक कांस्टेंट लगा, मैं अभी बता दूंगा भाई ये क्या होता है, डोंट वरी, मैं पूरा बता दूंगा। ये कांस्टेंट लग गया, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इजिकल टू का साइन आता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट लगा 1/4πε0 k या ε0 k, और आगे की चीज़ तो ये रहेगी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स लगता है न्यूटन में, काय में? न्यूटन में। अब ये फोर्स की वैल्यू है, जितना ये फोर्स ये वाला इस पे इधर को लगा रहा होगा, उतना ये वाला इस पे इधर लगा रहा होगा। F12 F21 के इक्वल होगा, वो हमने क्या फोर्स मान लिया? F इक्वल होंगे। अगर ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा तो ये वाला भी इसको रिपेल कर रहा होगा। ये वाला इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है? डायरेक्शन की बात है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये लिख लिया, आगे चलते हैं। अब भैया पहले आओ 1/4πε0 k, इस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो पहले k की बात एक एक करके समझेंगे, इस टर्म को पूरे को, ये तो कांस्टेंट है, इस टर्म को पूरा हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। ओके, तो k पहले समझते हैं। ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस k को एप्सिलॉन r से भी दिखाया जाता है। दोनों बात एक ही है। ये एप्सिलॉन भी बताऊंगा अभी, तब आपको ये एप्सिलॉन समझ में आ जाएगा। ये e नहीं है, ये एप्सिलॉन है। ये जो बना है ये या ये एप्सिलॉन है, EPSILON, एप्सिलॉन। जैसे A F Q C U, ऐसे ही ये वर्ड क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। तो इस k को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं या ER से भी दिखाते हैं। इसका मतलब होता है रिलेटिव परमीबिलिटी
परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी PRMITTIVITY रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है इसको समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं ये मैंने पहले समझाया जब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट समझाया था, तभी डाइलेक्ट्रिक्स समझाया था। ये होता क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। इस चीज़ को अभी मैं जब एप्सिलॉन समझा दूंगा आपको, जब एप्सिलॉन समझा दूंगा तब आपको रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू, ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जिसे कह रहे हैं, उसकी के के लिए वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है। अब मैं बताता हूं एक एक करके चीज पे आते हैं। जब दो चार्ज एयर में रखे हूं, जब दो चार्ज एयर में रखे हूं, ठीक है, अभी जैसे मैं एक चार्ज छोटा सा डिस्क्रीट होने चाहिए, एक चार्ज ये ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया, दोनों चार्ज एयर में रखे हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस R, ये एयर में रखे हैं, तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन होता है इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए होता है वो 1 होता है, या वैक्यूम के लिए 1 होता है। ऐसे समझिए, अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। समझ में आ गई। वाटर के लिए 81 होती है। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, डिफरेंट मीडियम्स के लिए परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। के सबसे कम एयर के लिए होता है 1, और सारे फिर जितने भी हैं सबके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा ही होता है, सबसे कम एयर के लिए होता है। जैसे वाटर के लिए 81 होता है, वाटर के लिए 81 होता है। समझ में आ गया। तो अगर दो चार्जेस एयर में रखे हों तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी लगा लेंगे हम 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है ये। और यही दोनों चार्जेस वाटर में रखे हो तो यहाँ पे के की वैल्यू 81। माइका में रखे हो, माइका एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके लिए के की वैल्यू 6। हर एक के लिए आपको दी होगी, बस एयर के लिए आपको याद रखनी है। एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। यू हैव टू लर्न इट। अब ये के क्या होता है कुछ ज़्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा जब मैं पहले एप्सिलॉन नॉट समझा दूंगा। इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलते हैं आगे, आते हैं। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमने टर्म लिया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोला जाता है अब सीखिए, एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग कह देते हैं एप्सिलॉन 0। इसे एप्सिलॉन नॉट बोल दो या फिर एप्सिलॉन 0 बोल दो, बात वही है। इसका मतलब होता है, अभी मैंने बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब स्पेस में दो चार्ज रखे हों तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है उस मीडियम के लिए जो हमने कहा उसे क्या कहती है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब मानो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बाद में कंफ्यूज मत होना। अब मानो किसी मीडियम में रखा है, किसी मीडियम वाटर में मान लेते हैं, तो एप्सिलॉन W लिख देंगे। यानी ये नॉट जो होता है वो फ्री स्पेस, जब दोनों चार्ज काय में रखे हो, दोनों चार्ज काय में रखे हो एयर में। अब हमने रख दिए दोनों चार्ज काय में वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा
ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर। अब ये परमिटिविटी शब्द पहले समझ लीजिए। जब एयर में दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, सबसे कम फोर्स को प्रभावित करता है, अपोज करता है एयर। कहने का मतलब, अगर कुछ नहीं हो, मेरे और इसके बीच जो फोर्स, दो चार्जेस हैं, मैं चार्ज हूँ, मास नहीं, इस समय चार्ज में पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डिफिशियंसी है, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डिफिशियंसी, वो अलग है। तो ये मुझ पे कुछ चार्ज लगाएगा, मैं इस पे लगाऊंगा, वो बात अलग की है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, वो तो वेक्टर क्वांटिटी, हम जब अभी डायरेक्शन पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों एयर में रखे हैं तो जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। ऐसे समझिए, हम दोनों के बीच ये और ये, हम उतनी डिस्टेंस है। अब हम दोनों पानी में चले गए, हम दोनों मास भी वही है, हम लोग चार्ज, यहाँ पे मास की जगह चार्ज इस पे भी उतना ही है जितना मुझ पे अभी एयर में था। अब हम दोनों पानी में चले गए और डिस्टेंस भी वही है, जितनी एयर में थी उतनी ही हमारे बीच की पानी में। लेकिन अब फोर्स जो है कम लगने लगेगा, क्योंकि जो मीडियम बदल गया। सबसे कम जो मीडियम हम दोनों के बीच लगने वाले इंटरैक्टिव फोर्स को जो सबसे कम अपोज करता है वो एयर करती है, इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी मैंने बताई, के की वैल्यू 1। ठीक है। अब जब हम वाटर में चले गए तो वाटर जो है हम दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को सबसे ज़्यादा अपोज करेगा, सपोज करो 81, इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी है, 81। समझ में आया? तो ये परमिटिविटी जो होती है वो ये बताता है कि हम लोगों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस पर मीडियम कितना इफेक्ट डाल रहा है, कितना हम लोगों के बीच लगने वाले फोर्स को इफेक्टेड कर रहा है। सबसे कम इफेक्टेड कौन करता है, एयर। यानी ये और मैं जब एयर में होंगे इतनी डिस्टेंस पे, तो हम लोगों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अब हम वाटर में चले गए, ये भी वही चार्ज रहा, मैं भी वही चार्ज रहा, डिस्टेंस भी वही रही, लेकिन अब फोर्स उतना नहीं लगेगा। वाटर में जाने से फोर्स की वैल्यू, हम लोगों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मीडियम जो है हम लोगों के बीच लगने वाला फोर्स को अपोज करता है। अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही क्या कहलाती है, परमिटिविटी। अब वो अलग अलग मीडियम की अलग अलग है, जैसे वाटर 81 टाइम्स अपोज कर देता है। इसको मैं समझा देता हूँ एक बहुत अच्छे से तरीके से। इसी चीज़ को आप अगर समझ गए तो आप के भी समझ जाएंगे और एप्सिलॉन भी समझ जाएंगे। ये और मैं हूँ एयर में, हम दोनों के बीच जो चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। अब ये बार बार नहीं कहूँगा, थर्ड टाइम कह रहा हूँ। हम दोनों के बीच फोर्स 81 लग रहा है एयर में। जब हम दोनों चार्जेस थे तो कितने न्यूटन का लग रहा है, 81 न्यूटन का। 81 न्यूटन से हम दोनों या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस और चार्ज सेम रहा, हम दोनों पानी में जाके बैठ गए, तब जानते हो फोर्स हम दोनों के बीच कितना रह जाएगा पानी में, केवल 1 न्यूटन। क्योंकि जो एयर में फोर्स लग रहा है, एयर में जो फोर्स लग रहा है वो उसे 81, क्योंकि के की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 81, तो ये इतना अपोज कर देगा, बस 1 न्यूटन का लगने लगेगा। हम दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को इतना कम कर देगा वाटर। समझ में आ रही है? हम लोगों के बीच जो फोर्स एयर में कितना लग रहा था, 81, एयर एक मीडियम मान लीजिए। अब जब वाटर में चलेगा, मीडियम बदल गया, वाटर हो गया, तो वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 81। तो वो अब हम दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को बस कितना कर देगा, 1 न्यूटन। जबकि ना मैं बदला ना ये बदला, दोनों के चार्ज भी नहीं बदले, हम दोनों की डिस्टेंस भी नहीं बदली। तो ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी मीन्स दोनों के बीच लगने वाला, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स किस मीडियम में है और वो मीडियम उस फोर्स को कितना अपोज कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलें। ठीक है, अब जब मैं सवाल करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैंने के बोला, के या एप्सिलॉन आर, इसको मैंने क्या बोला था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो एप्सिलॉन नॉट ये 0 से दिखाते हैं, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इस बार इस केस में मैंने मीडियम क्या लिया था, वाटर, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये के होता है, ये क्या होता है, के। एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है, वाटर के लिए कितनी हो जाती है 81, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक है उसके लिए 6। अलग अलग आपको याद नहीं रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल एट द टाइम ऑफ न्यूमेरिकल आपको दे रखी होंगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक के की वैल्यू समझ में आ गई, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं एक सवाल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उससे पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था, यही तो कांस्टेंट था एक, ये कांस्टेंट था। अब आप देखिए बच्चों, इसे समझिएगा। एयर की बात करें अगर हम, फॉर एयर के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब के की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी तो अब ये कांस्टेंट कितना रह गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। इज दैट क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अब के की वैल्यू एयर के लिए कितनी हो गई 1। आज यही होता वाटर, फॉर वाटर, बार बार बता रहा हूँ, वाटर के लिए कितनी होती है 81। तब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह अब वाटर के लिए कितना लगाते थे 81। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी बताई कितनी होती है 9 × 10⁹, और अपॉन में इसकी जगह तो लगा दिए 9 × 10⁹, और अपॉन में कितना बचा 81। वाटर के लिए कितनी हो जाएगी 80 ना, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ लगाते चलिए इस पूरे की वैल्यू हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लगाते चलिए 9 × 10⁹। के की वैल्यू आपको एयर की बात करें तो 1 याद रखनी है, बाकी सब के लिए के की वैल्यू आपको देते चलेगा, आप वो लगाते चलिएगा, हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और देख लें, लिख लीजिए इसको। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हटा दो, के की वैल्यू एयर के लिए 1, माइका के लिए 6, वाटर के लिए 81, ये सब होती है, वो तो हम लगाते लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने कितनी बताई 9 × 10⁹। लेकिन केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट लिखता हूं मैं, अभी इसकी यूनिट लिखता हूं मैं 8.85 × 10⁻12, ये इसका मैग्नीट्यूड है। यूनिट अभी लिखता हूं, हो सकता है कूलम आए, हो सकता है न्यूटन आए, हो सकता है मीटर स्क्वायर आए, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अभी इसकी यूनिट लिखते हैं, क्या बात है, अब निकालते हैं। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, परमिटिविटी, अब तो याद हो जाना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, या एप्सिलॉन नॉट। यानी जब दो चार्जेस काय में रखे होंगे, एयर में रखे होंगे, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और एयर की जगह अगर वाटर में रखे हो तो के की वैल्यू यहाँ जो के आता है एयर में जब रखे होंगे तो ये एयर के लिए होता है, वाटर में रखे हो तो 81 कर देंगे, किसी और मीडियम में रखे हो तो उसकी वैल्यू हमें दी होगी। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। इस जीरो को कुछ लोग नॉट बोल देते हैं, कुछ जीरो बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अब मैं निकालता हूं कैसे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी मैंने ये, और केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अब एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालते हैं। देखो बेटा जरा एक फॉर्मूला अभी जो लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ बेटा, F इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया और F इजिकल टू के इधर आके नीचे आ गया, कितना बचा 4 पाई के
4 पाई के एप्सिलॉन नॉट ही तो इधर गया है और एफ इधर आ गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए भैया, ये रब कर दूं, देखते हैं भैया। एप्सिलॉन नॉट फोर्स की कितनी होती है यूनिट? न्यूटन। 4 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसके लिए एयर की वैल्यू 1, एयर के लिए के की वैल्यू 1, वाटर के लिए 81, तो ये कांस्टेंट है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ना ही डायमेंशन। ये एक रेशियो है, रेशियो अभी मैंने बताया था, ये रेशियो है। के क्या है? के कह लो या रिलेटिव परमिटिविटी कह लो। ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जैसे हमने वाटर की बात करी थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कट जाएगा ना, इसकी कोई यूनिट आएगी नहीं, जो यूनिट इसकी होगी वो यूनिट इसकी, ये कट जाएगी, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए के की भी कोई यूनिट नहीं है। 4 और पाई तो कांस्टेंट है। तो एफ की कितनी आई? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। दूसरे चार्ज की क्या होगी? कूलाम। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। और डिस्टेंस पे क्या लगा है? स्क्वायर। तो इसकी क्या एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट निकली आई? कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना बेटा, ये केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ अपॉन के। अब के एयर है तो 1 लगा लो, वाटर है, माइक है, जो भी कुछ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो के की वैल्यू लगाते चलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ जबकि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12। ये कूलाम्स लॉ अभी मैंने जो लिखा था उससे एप्सिलॉन नॉट इधर ले गए, एफ इधर ले आए, 4 पाई और के की कोई नहीं, 4 पाई तो कांस्टेंट है, के एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो यूनिट एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वाटर की होगी वही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होगी, ये कट जाएगा। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ना डायमेंशन, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी के की, और 4 पाई की भी नहीं। तो फोर्स की न्यूटन हो गई, Q1 की कूलाम, चार्ज की Q2 की भी कूलाम, और डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर है, तो ये पूरी हो गई कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई? यूनिट। अब डायमेंशन निकालने की कोई कहे सर डायमेंशन बताइए, अब ये सर रब कर दूं, अब इसे लिख लीजिएगा, डायमेंशन बताइए। ठीक है भाई, ये देख लो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, कूलाम, कूलाम चार्ज है, चार्ज की Q इजिकल टू आई टी, इधर देख लो भैया, Q इजिकल टू आई की क्या होगी? एम्पियर टाइम की टी, तो चार्ज की C क्या है? C क्या है? अब आप कहोगे सर हमें C से मत कराइए, बात वही है, लेकिन मैं चलो फॉर्मूले से करा दे रहा हूँ। लो यूनिट लिख ली होगी, मैं इसकी फॉर्मूले से करा दे रहा हूँ, बात वही है। F इजिकल टू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे कर लो, C से आप लोग कंफ्यूज होते, Q से तो चार्ज है, C उसकी यूनिट थी, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? 1/f 4 पाई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 की कोई ना यूनिट ना डायमेंशन, पाई की ना कोई यूनिट ना डायमेंशन, के की भी एक रेशियो ना यूनिट ना डायमेंशन। Q की क्या होगी? Q इजिकल टू क्या? आई टी, आई की एम्पियर टाइम की टी, यही मैं C लिख रहा था। कूला चार्ज की यूनिट तो कूलाम भी होती है। फोर्स की हमने पढ़ाई है mL/T-2, और डिस्टेंस की L, डिस्टेंस की क्या होती है? लेंथ L, डायमेंशन। तो यहां से कितना आया? इसमें लगाओ एप्सिलॉन नॉट के लिए, इसकी कोई नहीं, इसकी कोई नहीं, इसकी कोई नहीं, तो फोर्स की कितनी आई? mL/T-2। Q1 चार्ज, चार्ज की कितनी है? 80। Q2 वो भी चार्ज, चार्ज Q1 1 और 2 से मतलब थोड़ी है, तो चार्ज ही, चार्ज की यूनिट डायमेंशन 80, चाहे यूनिट कूलाम, ऐसे ही Q2 उसकी भी डायमेंशन 80, और ये तो फोर्स की हमने लगाई दी। इन 4 पाई के की कोई डायमेंशन नहीं होगी। R डिस्टेंस की कितनी? L, R का क्या है? ये स्क्वायर,
अब बेटा इसे सॉल्व आउट कर लो। देखो भैया m पे पावर 1 है, m पे पावर 1 है, ऊपर जाके -1। l पे पावर देखो 1 तो ये है 1 और 2 ये है, 2 और 1 3, l पे पावर 1 ये है और 2 ये है, r की वजह से r स्क्वायर की वजह से l स्क्वायर, 2 और 1 3, l पे पावर 3 है, ऊपर जाके -3। a पे पावर देखो 1 और 1 2, ये तो ऊपर ही है तो 2 रहेगा। t पे पावर देखिए भैया, t पे पावर -2 है, -1 नेट, ये देखो ये 1 है और ये 1 है t पे पावर -2 नीचे है, ऊपर जाके +2 ये वाली, और एक ये है ऊपर और एक ये है, तो t पे पावर कितनी हो गई 4। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या निकल आई डायमेंशन, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल आई। इज दैट क्लियर? आगे चले, रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, ये समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मैंने यूनिट निकलवाई है। अब मैंने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकलवा दी इसी फॉर्मूले से, एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, एफ इधर आ गया। 4 पाई के की कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आई क्यू इक्वल टू आई टी, आई एम्पियर टाइम टी, तो Q1 की जगह भी 80, Q2 की जगह भी 80, फोर्स की mL/T-2, R डिस्टेंस है इसकी L स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलने में देखते हैं क्या होता है, आगे की बात देखते हैं। अब हमने ये फोर्स आपको बता दिया, अब फोर्स की डायरेक्शन रह गई भैया। मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट लास्ट टाइम और बता दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, के की वैल्यू एयर के लिए 1 या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 हो गई, और वाटर रूटर के लिए के की वैल्यू दी होगी, वो आपको यहां भर देनी है। Q1 Q2 आपके ये हैं, Q1 Q2 थोड़ा आगे बना दें, Q1 Q2। अब ये 4 केसेस समझ लीजिए, काम खत्म डायरेक्शन का। ऐसे समझो, Q1 भी प्लस का है, Q2 भी प्लस का है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर को धकेलेगा कि मुझसे दूर जाओ, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, दूसरे की वजह से पहले पे फोर्स इधर को लगेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर को लगेगा। समझ में आ गया? ये वाला दोनों अगर प्लस है तो ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। इज दैट क्लियर? अगला देखते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तुम मेरे पास आ जाओ। दोनों एक प्लस एक माइनस है, तो ये वाला कहेगा तुम मेरे पास आओ, ये वाला कहेगा तुम मेरे पास आओ। ये वाला दोनों प्लस माइनस है, ये वाला कहेगा तुम मेरे पास आओ, इससे इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इसे अपनी तरफ करेगा, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे। और जबकि दोनों प्लस प्लस है तो कौन सा करेगा इनके बीच, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और एक प्लस दूसरा माइनस है तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से ये इधर को भागाएगा, ये वाला 2 वाला फर्स्ट वाले को अपने पास बुलाएगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अट्रैक्ट करेगा। और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट, कि तुम मेरे पास आ जाओ। कब? जब अपोजिट साइन हो। तो ये और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे ये वाला क्या करेगा, अपने पास, ये वाला इसको अपने पास बुलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और दोनों नेगेटिव है तो सेम केस,
ये वाला इसको रिपेल करेगा, Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है, और ये वाला इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दोनों प्लस है तो रिपेल होगा। ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर धकेलेगा, इक्वल अमाउंट से। अमाउंट हम निकाल ही चुके हैं, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। समझ में आ रहा है? अगर दोनों एक प्लस है एक माइनस, चाहे कोई सा हो, ये वाला माइनस हो ये प्लस हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को पास में आएंगे, और दोनों माइनस हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे हमें क्या पता चला, अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यहां तक बात समझ में आई? इसको करिएगा। अब मैं आपको एक लास्ट न्यूमेरिकल करा देता हूं, जिससे आपको के की वैल्यू समझ में आ जाएगी। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम दो लोग चार्जेस आर डिस्टेंस में है एयर में, तो उनके बीच 81 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यही हम दोनों वाटर में बैठ गए तो कितने न्यूटन का लगने लगा था, 1 न्यूटन का। कितना फोर्स कम हो गया, क्योंकि एयर हम लोगों को पे जो फोर्स लग रहा है, हम दोनों के बीच इंटरैक्टिव फोर्स लग रहा है, उसे कम अपोज करती है, उसका विरोध कम करती है। वाटर उसका विरोध कितना टाइम्स ज़्यादा कर देता है, 81 टाइम्स कंपेरिजन टू एयर की। समझ में आ रहा है? अब ये एग्जाम्पल से एक समझा दूँ, जिससे आप लोग आराम से कहेंगे कि सर अब समझ में आ गया। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल करने के बाद फिर आगे चलेंगे। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको समझ में आ जाएगा और परमिटिविटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इस बात मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूं इस सवाल को। ये एक कोई बाबू थे, ये कोई बाबू थे। ये 15 कूलाम का चार्ज था, ठीक है, और ये मान के चलिए 3 कूलाम का चार्ज था। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 20 कर लो सरल के लिए, 20, और इनके बीच की डिस्टेंस 2 थी। लेकिन ये दोनों काय में रखे हैं, एयर में रखे हैं अभी, तो इनके लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 1। इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर थी। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना, वेरी गुड। इसको और सरल करने के लिए 9 कर लो, तो आपको 3 करने से कोई और कठिन नहीं हो जाएगा ना, सरल। इसको 2000 कर लेना, 2 करोड़ कर लेना। सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो लंबी ना हो। मैं बार बार रोज यही बात बताता हूँ, इसलिए मैं एक डिजिट सरल से ले लेता हूँ। आपको करना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कंप्यूटर कैलकुलेटर और खुद के माइंड से करिए। सवाल करने का तरीका आना चाहिए। यही बिल्कुल सिस्टम यहाँ रखा हुआ है, यानी ये वाला कितना था, Q1, इसे Q1 लिख लो, Q1 20 कूलाम का था और Q2 9 कूलाम का था। ये बिल्कुल यहां रख लो, अभी दोनों प्लस के थे। ये Q1 कितना, 20 कूलाम प्लस का, Q2 कितना, 9 कूलाम प्लस का 9 कूलाम, और कितनी डिस्टेंस पे रखे थे, 2 मीटर पे। लेकिन अब जो काय में रख दी है हमने, वाटर में। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता है, 81। ये आपको दिया होगा, मुझे तो पता है आपको दिया होगा। आपको सिर्फ एयर का याद रखना है या फ्री स्पेस का 1। एयर और फ्री स्पेस, वैक्यूम, तीनों बात एक है। एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, तीनों के लिए के की वैल्यू 1 है, ये आपको याद रखनी है। बाकी किसी और मीडियम में दोनों चार्जेस रखे होंगे तो उसकी वैल्यू आपको दी होगी। यानी 2 चार्जेस 20 और 9, ये 20 कूलाम का 9 कूलाम का 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे थे ये 2 चार्जेस, लेकिन काय में रखे थे, एयर, जिसकी वैल्यू 1 है। और यही दो चार्जेस 20 और 9 के 2 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, लेकिन अब की एयर में रह के किस में हो गए, वाटर में। तो फोर्स देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा। जरा भैया इसमें निकालो, F = फोर्स इन एयर ले लेते हैं, अभी एयर में है ये। दोनों इक्वल लगाएंगे, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों काय के हैं,
प्लस के लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी ये Q2 मान लो और ये Q1, तो Q2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा भैया इधर को। आप कहेंगे सर सीधा सीधा बनाइए, चार्जेस आपका तिरछा जा रहा है। ठीक है भैया, लो सीधा बना दिया, ये लो। और ये कितने का था Q1 हमारा, 20 कूलाम का, प्लस का। Q1 कितना है, प्लस का 20 कूलाम। तो Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस के, प्लस प्लस रिपेल करते हैं। तो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इधर को लगेगा, ये वाला इसको इधर, लेकिन अमाउंट सेम ही होगा, वो अमाउंट इतना होगा। एयर में कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, कितने से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा सर, एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ मैंने बता दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अपॉन के, एयर के लिए के की वैल्यू 1, Q1 20, Q2 कितना है 9, R दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 9 × 20 × 9, 9 × 20 × 9 × 10⁹ अपॉन 4, 5 या 20। ठीक है, अब मैं ये कितने फोर्स लग रहा है, 81 × 5, 9 9 जा 81 × 5 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप लोग कहोगे सर कैलकुलेशन कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे। 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 405 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, लेकिन दोनों रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्लस है। और यही एक प्लस होता है एक माइनस, तो फोर्स इतना ही लगता, दोनों अट्रैक्ट करते। ये वाला इधर को भागता, ये बुलाता अपनी तरफ, और इस वाले को ये अपनी तरफ को बुलाता, दोनों अट्रैक्ट करते अगर इनमें से एक प्लस एक माइनस होता। ठीक है, अब देखिए यही सेम केस जब वाटर वाले केस में आ जाते हैं। वाटर वाले केस में फोर्स वाटर में ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इधर को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर ही लगेगा, दोनों प्लस के हैं। और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रिपेल। ये वाला 1 वाले को 2 वाला रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, और 1 वाला 2 वाले को रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब की बात लिख लिया मैंने वाटर, क्योंकि ये दोनों फोर्स काय में रखे हैं, वाटर में। फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो फोर्स का फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन के की वैल्यू वाटर के लिए 81, जबकि एयर के लिए के की वैल्यू कितनी थी 1। Q1 20, Q2 9, बीच की डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 अपॉन 81 इंटू 20 इंटू 4, 20/4 इंटू 10⁹ अरे भाई 9 9 जा 81, 20 ऐसे ही, 10⁹ ऐसे ही, 81 ऐसे ही, 2 2 जा 4, 81 से 81 गया। अब फोर्स कितना लग रहा हो, देखिए भैया जी, जब यही दोनों पूरा सिस्टम 9 कूलाम 20 कूलाम, बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, तब कितना फोर्स दोनों में लग रहा था 405, जब काय में रखे थे, एयर में। और जब वाटर में यही पूरा सिस्टम रख दिया गया तो इनके बीच फोर्स कितना लगने लगा, 5 न्यूटन। बस, कहाँ 405, कहाँ सिर्फ 5 न्यूटन। क्यों, क्योंकि एयर ने इन दोनों के फोर्स का अपोज कम किया, तो 405 लगा। वाटर ने इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उसका अपोज ज़्यादा किया, कितना, के 81 से, इसलिए ये फोर्स कितना आया, 5 न्यूटन आया। अब ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए जरा। मैं एक चीज़ लास्ट आपको बता दूं, अब वीडियो ख़त्म करूं, इसको रोक के कर लीजिएगा। देख लो भैया,
फोर्स इन एयर, फोर्स ऑफ वाटर कितने टाइम्स है? एयर में कितना है? 405 इंटू 10⁹ न्यूटन, और वाटर में कितना? 9 रह गया, 10⁹ न्यूटन, ये वाला 9 रह गया। वाटर में कितना लग रहा है? 5 इंटू 10⁹। जरा रेशियो निकालना, एयर में दोनों के बीच इतना फोर्स लग रहा था, सेम चीज, सेम सिस्टम, डिस्टेंस भी सेम, दोनों पे चार्ज भी सेम, और जब वाटर में भी सेम सिस्टम, डिस्टेंस भी सेम, दोनों पे चार्ज, तब कितना लग रहा था? 5। 9 से 9 गया 10⁹, 581, यानी 81 टाइम्स फोर्स एयर में ज़्यादा लग रहा था, किससे? वाटर से। वाटर ने 81 टाइम्स फोर्स कम कर दिया, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 का मतलब ही ये है कि एयर में कोई चीज़ जितना फोर्स दो चीज़ों के बीच लग रहा होगा, उसी सेम सिस्टम को अगर आप वाटर में ले जाएंगे तो वो उस फोर्स को 81 टाइम्स कम कर देगी। यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है। समझ में आ गया? परमिटिविटी का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी फोर्स को कितना कम कर दे वो मीडियम। सबसे कम कौन सा मीडियम? दो चीज़ों, दो बॉडी, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को सबसे कम कौन अफेक्ट करता है? सबसे कम कौन अफेक्टेड करता है? सबसे कम कौन अफेक्टेड करता है? एयर। एयर या स्पेस या वैक्यूम, बात वही है उस, क्योंकि वो सिर्फ कितना होता है उसकी के की वैल्यू 1, और सबसे ज़्यादा अलग अलग है। वाटर के लिए 81 है, वाटर सबसे ज़्यादा कर देगा। माइका होगा, दोनों मीडियम माइका में रख दिए जाएंगे तो वो कितने से अफेक्टेड करेगा? 6 से। लेकिन सबसे कम अफेक्टेड वाटर वो एयर, वैक्यूम या स्पेस करता है, इसीलिए के की वैल्यू 1 होती है। बाकी जितने भी मीडियम हो, चाहे माइका हो, चाहे ग्लास हो, या कोई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, या वाटर हो, सबके लिए के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यानी सबसे दो चार्जेस सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे फोर्स कब लगाएंगे? जब वो काय में हो? एयर में। उसके अलावा वही सिस्टम कहीं और ले जाएं, चाहे वाटर में, चाहे माइका में, चाहे ग्लास में, तो उनके बीच वही वाला फोर्स कम हो जाएगा, जबकि दोनों चार्जेस भी सेम होंगे, बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी, क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा बाकी सब मीडियम का एयर के अलावा। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया, परमिटिविटी समझ में आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ में आ गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम समझ में आ गया, परमिटिविटी अपोज करती है दोनों के बीच के फोर्स को, ये समझ में आ गया। सबसे कम एयर अपोज करती है, इसलिए के की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। बाकी सब मीडियम के लिए के की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। हमने कूलाम्स फोर्स पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ ली। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। हमने 1/4πε0 की वैल्यू जानी, ε0 की डायमेंशन जानी, ε0 का मैग्नीट्यूड जाना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ε0 की डायमेंशन न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की डायमेंशन भी हमने निकाली। अब हम कल पढ़ेंगे सुपरपोजिशंस ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन क्या होता है चार्ज का, ठीक है, और एक दो सवाल। इसके बाद ये कूलाम्स फोर्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए ये सेशन पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जल्दी जल्दी मैंने अगर आपको लग रहा हो रब कर दिया तो वीडियो पास करके वो उस चीज़ को उतार लीजिए। ऐसे में रुका रहूँगा कि आप लोग कब तक उतारें, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको लगता होगा कि सर ने इधर लिखा तुरंत मिटा दिया। अरे भाई, आपको तो 1 सेकंड पीछे कर लेना है वीडियो, उसको पास करिए, वीडियो को लिख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड थोड़ी है कि मैं सब कुछ एक साथ लिखता चला जाऊँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। कल फिर मिलेंगे एक कदम आगे चलते हुए, मतलब कूलाम्स लॉ के सुपरपोजिशन की ओर, उनके न्यूमेरिकल्स को समझते हुए इस टॉपिक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे मिलेंगे। नमस्ते।